नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। अब जब सारी दुनिया की खबर की बात चल रही है तो सबसे पहले तो आपको डोनाल्ड ट्रंप पे ही बात करनी पड़ेगी, जिन्होंने अमेरिका में इलेक्शन जीत लिया है। कमला हैरिस यानी कि जो बाइडेन की वारिस वहां से चुनाव हार गई है। वैसे आज तक अमेरिका में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं हो पाई है, लेकिन कमला हैरिस की हार को सिर्फ महिला की हार की तरह देखना गलत होगा। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारा ध्यान है मिडिल ईस्ट पर। और आप जानते हैं, कमला हैरिस हो, जो बाइडेन हो या फिर ब्लिंकन हो, ये सारे लोग लगातार इजराइल के साथ खड़े रहे हैं। इजराइल के हर जुर्म में, हर पाप में, हर वार क्राइम में बराबर के भागीदार हैं। आप जानते हैं कि इजराइल ने गजा के ऊपर जो बमबारियां की हैं, गजा में जो बर्बादी की है, उस पूरी लड़ाई का 73% यानी कि 73% खर्चा जो बाइडेन की अमेरिकी सरकार ने उठाया। आप यह भी जानते हैं कि ईरान के साथ लड़ाई में इजराइल की मदद करने के लिए B-52 बॉम्बर्स भेजे हैं जो बाइडेन की सरकार ने, जो कतर में बेस किए गए हैं, कतर में जो अमेरिकन बेस है वहां पर लगाए गए हैं। और आप यह भी जानते हैं कि ब्लिंकन जब जब मिडिल ईस्ट गया, 10 या 12 बार मिडिल ईस्ट आ चुका है गजा वाली लड़ाई के बाद, वो जब जब वहां गया सिर्फ और सिर्फ उसने तबाही मचाई, हमेशा इजराइल का साथ दिया। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे लेबनान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो एक तरफा सीज फायर कर ले। मैंने आपको यह भी बताया कि अभी कल ही ब्लिंकन ने बयान दिया था कि हमास तैयार नहीं हो रहा है किसी भी तरह के सीज फायर के लिए, जबकि हकीकत यह है कि जिस सीज फायर की बात कर रहे हैं वो 4 या 5 दिन का सीज फायर है। और इनका सारा जोर इस बात पे था कि किसी तरह से होस्टेजेस को, जो अगवा किए हुए लोग हैं, उनको रिलीज करा लिया जाए। अब मैं आपको एक और फैक्ट देता हूं। कमला हैरिस को अमेरिका के यहूदियों का 79% वोट मिला है, यानी तकरीबन 80% यहूदियों ने कमला हैरिस को वोट किया है। और नेतन्याहू सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले कूद के आया ट्रंप को बधाई देने के लिए। जाहिर है उसको सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रंप की, लेकिन हकीकत यह है कि पर्दे के पीछे से जो पूरा का पूरा इजराइल का गैंग है, जो पूरी की पूरी इजराइल की सरकार है, इन लोगों ने लगातार सपोर्ट जो किया है वो डेमोक्रेट्स को, यानी कमला हैरिस को ही किया है। क्योंकि ये जानते थे कि अगर कमला हैरिस सत्ता में आती हैं तो वही पॉलिसीज लगातार चलती रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप के आने पर कोई बड़ा बदलाव होगा, इस पर मैं बात करूंगा। ट्रंप भी इजराइल का उतना ही गुलाम है जितने जो बाइडेन या कमला हैरिस थे, लेकिन जो जरा सा फर्क है उस पर मैं आगे बात करूंगा। ये नतीजे आने से ठीक पहले गैलेंट को, जो उनका रक्षा मंत्री था, उसको नेतन्याहू ने कल रात को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। गैलेंट के बारे में बाकी बातें करूंगा, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं। अभी थोड़े दिन पहले जब हिजबुल्लाह के नए चीफ बने थे तो गैलेंट ने उनकी फोटो लगाकर पोस्ट किया था टेम्पररी अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब यह था कि थोड़े दिन में हम इनको भी मार देंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि वो पहले ही ईरानी विदेश मंत्री के साथ ईरान जा चुके हैं, इसलिए वहां पर वो सेफ हैं। अब देखिए उल्टा कैसे होता है कि कल तक वो टेम्पररी कह रहा था हिजबुल्लाह के चीफ को। हिजबुल्लाह के चीफ तो अभी अपनी कुर्सी पर हैं, लेकिन इसकी कुर्सी टेम्पररी हो गई, गैलेंट की कुर्सी चली गई। गैलेंट की कुर्सी जब चली गई उसके बाद उसने ट्वीट किया, दुनिया भर का लिखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल की सड़कों पर जुलूस है, भीड़ है, और लगातार लोग नेतन्याहू को गद्दार कह रहे हैं, नेतन्याहू के ऊपर हमले कर रहे हैं। कल रात की खबर है कि नेतन्याहू को अपने घर से निकल के दूसरी जगह पे जाना पड़ा। इसके अलावा जो वहां के एयरफोर्स के चीफ हैं उनको भी काफी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था। चर्चा यह भी है कि जल्दी ही नेतन्याहू, जो वहां के आर्मी के चीफ हैं, उनको भी हटाएगा। अब गैलेंट को क्यों हटाया गया, उसके 3 कारण हैं। पहली बात तो यह कि गैलेंट शुरू से ही लगातार होस्टेज डील की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि गजा के साथ समझौते कर लेना चाहिए आपको। दूसरी बात, वहां के जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं उनको सेना में भर्ती करने की बात कर रहा था। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि इजराइल के सामने भारी संकट यह आ गया है कि सेना में भर्ती होने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। अब वहां पर जो अल्ट्रा राइट विंग है, जो अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी कहते हैं, जो कहते हैं कि हम तोरा यानी कि धर्मग्रंथ पढ़ने में इतने बिजी हैं कि हम आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते, चाहता था गैलेंट कि वो भी आर्मी में भर्ती हों ताकि आर्मी उनकी बड़ी हो सके, लेकिन वो भर्ती होने को तैयार नहीं थे। ये दूसरी वजह थी।
और तीसरी वजह यह थी कि 7 अक्टूबर को जो हमास का हमला हुआ था, गैलेंट का यह मानना था कि वो जानबूझकर होने दिया गया था ताकि बहाना मिले गजा में लड़ाई का, और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि अभी खबर आई थी, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि नेतन्याहू के दफ्तर से कई सारे कागज उसके बेहद करीबी लोगों ने जानबूझकर लीक किए जिससे होस्टेज डील ना हो सके। यानी होस्टेज डील को, समझौते को, जंगबंदी, सीजफायर, जो भी आप कहना चाहें, उसको रोकने के लिए लगातार लगा हुआ था नेतन्याहू, जिसकी मुखालिफत कर रहा था गैलेंट। इसके अलावा अगर वजहों को जानेंगे, आप वजहों को जानना चाहेंगे, तो मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि वहां की आर्मी और वहां का पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी का है वो कह रहा है कि जंग को अब खींचने का कोई मतलब नहीं है, अब हम लड़ नहीं सकते, अब जंग को बंद किया जाए, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जाए। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन का सीधा मतलब यह था कि गजा में और लेबनान में सीज फायर किया जाए, और गजा में हमास जुलाई से ही सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त सिर्फ इतनी है कि सीज फायर मतलब सीज फायर, जंग अगर बंद हो तो पूरी तरह से बंद हो। ऐसी जंगबंदी का कोई मतलब नहीं है जहां आप 2-4-10 लोगों को छोड़ दें, 2-4 दिन के लिए जंग बंद हो जाए, उसके बाद दोबारा शुरू हो जाए। तो हमास लगातार यह बात कह रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह का सीज फायर करना है तो यह फुल सीज फायर होना चाहिए, कंप्लीट सीज फायर होना चाहिए, जंग दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू जानता है कि जिस दिन जंग पूरी तरह से बंद हो गई उसकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए जो आदमी उसके मंत्रिमंडल के अंदर, उसकी अपनी मिनिस्ट्री में, उसकी अपनी पार्टी का जो मंत्री गैलेंट है, जो लगातार सीज फायर की बात कर रहा था, बीच में वो अमेरिका भी गया था और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ, खासतौर पर कमला हैरिस, बाइडन और इन लोगों के साथ जिसके बड़े अच्छे रिश्ते थे, रात को नेतन्याहू के जो ही समझ में आया कि सरकार इनकी जाने वाली है, गैलेंट को उसने बाहर कर दिया ताकि वो जंग को जारी रख सके। गैलेंट की जगह जिस आदमी को उसने नया रक्षा मंत्री बनाया है, जिसका नाम है इजराइल काट्ज, उसके कुछ ट्वीट पोस्ट आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आदमी दिन रात इंटरनेशनल लीडर्स के, हमास के लोगों के, बाकी लोगों के, आर्दोगान के, इन सारे लोगों के मीम पोस्ट करता रहता है। इसके अलावा यह फर्जी वीडियो पोस्ट करता है। इस वीडियो का अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पुराने वीडियो को बेरूत का वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया है। आप समझ सकते हैं कि यह आदमी बेसिकली ट्रॉल है, जैसे अपने देश में आईटी सेल के ट्रॉल होते हैं, इस तरह का ट्रॉल है। तो आप समझ सकते हैं उसकी मानसिकता क्या होगी। और ऐसा आदमी नेतन्याहू के साथ हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, नेतन्याहू जहां कहेगा वहां साइन कर देगा, और वैसा ही यस मैन चाहिए था नेतन्याहू को। इसलिए उसको हटा के, गैलेंट को हटा के, इन्होंने इजराइल काट्ज को वहां का रक्षा मंत्री बनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं, अगर का तो अब सवाल नहीं है, अब ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे, 20 जनवरी 2025 को वो व्हाइट हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, उसके पहले राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगे। 20 जनवरी से अमेरिका में वही चलेगा जो ट्रंप करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप क्या करेंगे। अपने प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप को बधाई दे दी है, स्ट्रेमर ने भी बधाई दे दी है, और ऑफिशियली डिक्लेयर हो या ना हो, ट्रंप पूरी तरह से चुनाव जीत चुके हैं। और कमला हैरिस यानी कि डेमोक्रेट्स को उन्होंने इस बार इतनी बुरी तरह से हराया है जैसा इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। इस हार ने एक बात तो बहुत क्लियर कर दी है कि जेनोसाइड करा के आप चुनाव नहीं जीत सकते। मैं आपको कई बार, कई सर्वे 3 महीने 4 महीने पहले दिखा चुका हूं, जिसमें अमेरिका की ढेर सारी जो युवा जनता है वो पूरी तरह से खिलाफ थी, जिस तरह से जो बाइडेन जंग में सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, नंबर 1। दूसरी बात, वहां के यंग स्टूडेंट्स ने, जो नौजवान वहां के छात्र हैं, उन्होंने जब अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज में धरने किए तो उनका जबरदस्त दमन किया गया था। यंग लोग नाराज थे। डेमोक्रेट्स का एक बड़ा वोट बैंक रहा है अफ्रीका के लोग, और साथ में मुस्लिम्स। ये पूरा का पूरा वोट बैंक इनके यहां से कहीं ना कहीं फिसला है, और उसमें से एक हिस्सा ट्रंप को गया है, एक हिस्सा ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार को गया है, जिनके जीतने की कोई उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि वहां पर 2 पार्टी सिस्टम ही चलता है, लेकिन जिनको ठीक ठाक वोट मिले हैं। यानी सीधी बात है कि गजा के अंदर जो जेनोसाइड कराया है बाइडेन, कमला हैरिस और ब्लिंकन ने मिलकर, उसकी सजा अमेरिका की जनता ने दी है। यह बात ट्रंप को पता होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप भी इजराइल का वैसा ही सपोर्टर रहा है, वैसा ही सपोर्टर है जैसा कि बाइडेन, लेकिन एक फर्क है ट्रंप और बाइडेन की नीतियों में।
ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करता है और ट्रंप जो बात करता है वो अमेरिका ओरिएंटेड यानी अमेरिका के भीतर की नीतियों का। इसीलिए वो इमिग्रेशन के खिलाफ है। हिंदुस्तानियों को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। अब यहां से इमिग्रेशन करना काफी मुश्किल हो जाएगा, वीजा वगैरह मिलना अब आसान नहीं रहेगा। पहले भी बहुत आसान नहीं था लेकिन अब और मुश्किल हो जाएगा। खैर वो बात कभी अलग कर लेंगे। ट्रंप ने आज जो भाषण दिया उसमें एक जरूरी बात यह कही कि मैं जंग शुरू नहीं करूंगा, नई जंगें शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको खत्म करूंगा, उनको रोकूंगा। इसके पहले उसका एक बयान आ चुका है जिसमें उसने कहा था, नेतन्याहू से सीधे सीधे कहा था कि मेरे राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल करने से पहले पहले तुम अपना यह काम कर लो, गजा में जंगबंदी कर लो, गजा में सीज फायर कर लो। यह बात उसने पहले कहा था। ईरान को लेकर उसने बयान दिया था कि ईरान का मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं चाहता हूं ईरान डेवलप करे, लेकिन मैं कतई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आए। ये इस तरह के बयानात उसके हैं। अब इन बयानात के क्या मानी निकाले जा सकते हैं और ट्रंप ऐसा आदमी है जो अपनी मनमानी करता है तो वो क्या करता है ये तो देखना होगा। लेकिन एक बड़ी बात होगी यूक्रेन और रशिया के बीच में। आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई थी उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के बीच में आराम से समझौता हो जाएगा। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, वो कोशिश कर रहे थे कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए, लेकिन अमेरिका ने जेलेंस्की को सर पे चढ़ाया हुआ था और यह समझौता नहीं होने दिया। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि जेलेंस्की नाटो को ज्वाइन कर ले। जो बाइडेन और उसकी पार्टी का जो पुतिन के साथ दुश्मनाना रुख था वो सब जानते हैं। इसके उलट पुतिन के साथ ट्रंप के अच्छे रिश्ते हैं। तो पहली बात तो यह कि ट्रंप जेलेंस्की को उस तरह से सपोर्ट नहीं करने जा रहा है जिस तरह से बाइडेन सपोर्ट करते थे। इसका मतलब यह है कि जेलेंस्की का सपोर्ट जो ही खत्म होगा, रशिया से लड़ने की वो कंडीशन में नहीं रह जाएगा और उस समय आराम से ट्रंप उसके ऊपर दबाव डालकर रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो खत्म करवा सकते हैं। अब अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है तो आप यकीन जानिए कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो फलस्तीन को आजाद कर देगा, फलस्तीन में आजादी का झंडा लहराएगा। वो सब के लिए तो लड़ाई चलती रहेगी और लड़ाई लंबी चलेगी। साउथ अफ्रीका का केस आईसीजे में चलता रहेगा, आईसीसी में केसेस चलते रहेंगे, ये सारा कुछ होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि उसने जिस तरह के वादे किए हैं और जिस तरह के वादे उसने पिछली बार निभाए हैं अमेरिका फर्स्ट के, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के, उसमें वो इंटरनल पॉलिसीज पे ज्यादा ध्यान देगा, रोजगार पे और बाकी सारी चीजों में। ऐसे में इजराइल की पैसों से वो उतनी ही मदद करेगा या नहीं करेगा, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लस उसको पता है कि यहूदियों ने इतने सबके बावजूद वोट नहीं दिया है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अभी तक उसको इजराइल की जरूरत थी ताकि आईपैक से, एआईपीएसी से उसको भी भरपूर समर्थन और पैसा मिलता रहे। अब हो गया है चुनाव, 4 साल की है छुट्टी। चुनाव खत्म होने के बाद वो इजराइल को वैसे ही सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। यह भी हो सकता है कि इजराइल में वो नेतन्याहू को हटा के अपने पसंद का प्रधानमंत्री लाना चाहे और फिलहाल सीज फायर कराना चाहे। और यह भी पॉसिबल है कि इजराइल कितनी भी क्रूरता करे उस पर वो एक शब्द भी ना बोले और जो कुछ चल रहा है वैसे ही चलता रहे। ईरान के साथ अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जंग कुछ दिनों के लिए तो टल ही गई है। मैं पहले भी आपसे कह चुका था, 2-3 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी कि ईरान लगातार कह रहा है हमला करने को, वो कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही हमला करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे नतीजे समझ में आ रहे थे, जैसे जैसे प्रेडिक्शंस आ रहे थे, ईरान के भी समझ में आया कि वहां के चुनाव के बाद सरकार बदलने वाली है। इसीलिए ईरान ने इंतजार करना बेहतर समझा। अब रिजल्ट्स आ गए हैं, इसके बाद क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। एक और बड़ी बात हो सकती है, यह हो सकता है कि किसी भी तरह से जंग को ना रोका जाए, अमेरिका हस्तक्षेप ना करे, इसलिए पहले ही जंग को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करे इजराइल। अपनी तरफ से वो ईरान के ऊपर कोई हमला करे और कहे यह प्री एम्प्टिव हमला था, हमने तो इसलिए हमला किया ताकि ईरान हम पर हमला ना कर सके। अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान के पास इजराइल का पलटवार करने के, इजराइल पर हमला करने के और बड़ा हमला करने के अलावा
कोई चारा नहीं रह जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सारी चीजें जो हैं आप कह सकते हैं कि अगर पूरी तरह से नहीं बदली हैं तो कम से कम आईने काफी बदल गए हैं, जिसमें चीजें अलग तरह से दिखाई दे रही हैं। लड़ाई जारी है, लेबनान में भी लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, गजा के अंदर इजराइल तबाही वैसे ही जारी रखे हुए है, सारा कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा है। लेकिन अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से अलग अलग मुल्कों को क्या सिग्नल जाएंगे, खास तौर पे इजराइल को क्या सिग्नल जाएगा, ईरान को क्या सिग्नल जाएगा, इस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में खाड़ी में क्या होगा। और जब होगा, जो होगा, जैसा होगा, वो तो मैं आपको रिपोर्ट करता ही रहूंगा। देखना बस ये है कि क्या ट्रंप वाकई जो बातें कह रहे हैं उनका कुछ हिस्सा निभाएंगे, क्या वो अभी से इजराइल के ऊपर सीज फायर का प्रेशर बनाएंगे और क्या परमानेंट सीज फायर गजा में होगा। अगर गजा में परमानेंट सीज फायर होता है तो बिल्कुल तय बात है कि लेबनान के साथ भी जंग रुकेगी और ईरान का हमला भी रुकेगा, और ऐसे में चीजें नए तरीके से शेप लेंगी। जब जैसे जो होगा, जैसा मैंने कहा, मैं आपको बताता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरूरी है तो अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।